चलिए भाई, आज बात करेंगे सेट नंबर 75 पर। और सेट नंबर 75 में हमारा जो टॉपिक है आज का, उसको बात करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर। इस सेट में हमारे जो क्वेश्चन हैं वो मेनली तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद से लेकर के और जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ है उसके बीच की जो घटनाएं हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन या भारत की राजनीति से संबंधित आज के प्रश्न वहीं से लिए गए। हमने पीछे देखा कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे वे सफल नहीं हो पाए और कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन गोलमेज सम्मेलन की असफलता से दुखी होकर के गांधी जी जब भारत आए तो उनका रुझान जो है वो रचनात्मक कार्यों की तरफ हुआ, जिसमें हरिजन उत्थान को लेकर के, क्योंकि इसकी गोलमेज सम्मेलन की असफलता का मूल कारण जो था वो सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक आधार पर, खासतौर से अंबेडकर ने जो हरिजनों के लिए अलग से चुनाव कराने की जो एक प्रस्ताव रखा अलग से सीटों के लिए, तो गांधी जी इस बात को समझ गए थे कि जब तक भारत की अंदरूनी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम वैश्विक पटल पर अपनी जो समस्याएं हैं वो नहीं रख सकते। तो जब वो यहाँ पर वापस आए तो उन्होंने रचनात्मक कार्यों के द्वारा हरिजन उत्थान के लिए कार्य किए। हमने पिछले एपिसोड में देखा किस प्रकार से फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट हुआ, फिर किस प्रकार से पूना पैक्ट हुआ, है ना, इन सब पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद जो असली बात हुई, असली बात क्या हुई, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें कांग्रेस नहीं थी लेकिन बाकी भारतीय दलों ने भाग लिया था। इस तीसरे सम्मेलन के बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और इस भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर के दूसरा विश्व युद्ध आरंभ होने तक की घटनाएं, जो कि 1939 में हुआ था, सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ, यहां तक की घटनाएं आज के प्रैक्टिस सेट में ली गई हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो हमारे प्रश्न जिनके माध्यम से ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। इसमें ये जो हमारा पहला प्रश्न है इसको देखते हैं। यह किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ये एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट 1935 के एक्ट के बारे में कहा गया है। आपको बताना है इनमें से वो कौन है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। 1935 का जो शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम जो था, इस भारत शासन अधिनियम में क्या क्या हुआ था इसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दिया गया है वो इस आधार पर दिया गया है कि भारत की जो संविधान सभा की जो गठन किया गया था, जिसमें भारत के संविधान बनाने का प्रारूप तैयार करना था, भारत का संविधान कैसे होगा, उसके संदर्भ में ये कहा गया कि भारत के संविधान का जो प्रारूप है, वो भारत के संविधान का जो प्रारूप जिसे ड्राफ्ट कहते हैं, वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से काफी ज्यादा प्रेरित है। कुल मिलाकर के 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो प्रावधान किए गए थे उनमें से अधिकांश प्रावधानों को भारत के लिए जो संविधान बनाया जाना था उसके ड्राफ्ट में शामिल किया गया। यह बात इसमें से किसने कही, और जाहिर सी बात है आलोचनात्मक रूप से कही, क्योंकि इस कथन की भाषा बता रही है कि जिसने भी ये कथन कहा वो 1900 इस बात की आलोचना की कि हम भारत के लिए बनने वाले संविधान के प्रारूप में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 1935 के अधिनियम के एक बड़े भाग को शामिल कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि मुझे इस संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। ये एक बड़ी बात है, कथन समझ में आ गया होगा और अब आपको काफी हद तक आइडिया लग गया होगा कि ये किसने कहा था। ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी, डॉक्टर सरदार पटेल ने, सी, जवाहरलाल नेहरू ने और डी, बी आर अम्बेडकर ने। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर ने यह बात कही थी। बी आर अम्बेडकर आप जानते हैं संविधान के जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर ने यह कथन 1935 के अधिनियम को ध्यान में रख करके दिया। इन्होंने कहा कि ये जो संविधान सभा है जो कि
संविधान का प्रारूप तैयार कर रही है। इस संविधान सभा के जो विचार हैं वो 1935 के अधिनियम से प्रेरित हैं और 1935 के अधिनियम को ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया है भारत के संविधान में। ये बात को इन्होंने कहा और इसकी आलोचना की थी। ध्यान रखिएगा, इनकी आलोचना है और कहा कि मैं इसके लिए कोई क्षमा नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा है। बात भी काफी हद तक सही है। भारत का संविधान 1935 के अधिनियम से काफी हद तक प्रेरित है। आप इसको जब पढ़ते तो देखते हैं कि 1935 के ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए भारत शासन अधिनियम में जो प्रावधान थे, काफी कुछ प्रावधान जो है वो वर्तमान संविधान में शामिल कर लिए गए। तो आंसर आपको मिल गया ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथन में से कौन कौन से कथन सही हैं, कूट के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला कथन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी डेप्थ के। देखने में ये प्रश्न बहुत सरल लग रहा है, अभी आप इसको जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तब आप समझेंगे कितनी गहराई के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो गया प्रश्न आपका। पूछ रहा है, आपको बताना है कि ये कथन सही है या नहीं। फिर से कथन पढ़ते हैं। पहला, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति, परिणति का मतलब होता है उसकी समाप्ति, भारत शासन अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। हमें बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, ए है केवल पहला सही है, बी केवल दूसरा सही है, सी पहला और दूसरा दोनों सही हैं, डी ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। हम देखते हैं कि इन दोनों कथनों में से ये जो दूसरा कथन है ये एकदम सही है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने जो प्रश्न किए थे उनकी व्याख्या में हमने समझा था कि 1935 का जो अधिनियम था इसमें पहली बार भारत के लिए एक फेडरेशन या संघ बनाने की बात कही गई और ये कहा गया कि जो उस समय ब्रिटिश कालीन भारत के जो प्रांत थे और ऐसी भारतीय रियासतें जो अपनी मर्जी से स्वेच्छा से इस अधिनियम में शामिल होना चाहें, वे इस संघ में शामिल होना चाहें, वे इस संघ में शामिल हो सकती हैं। तो ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों को मिलाकर के भारत के लिए एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रावधान इस अधिनियम में था। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो पहला कथन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, ये कथन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? आप कहेंगे लो गोलमेज सम्मेलन के बाद ही तो पिछले एपिसोड में देखा था 1935 का अधिनियम पारित हुआ। ध्यान से समझिए, लिखा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो नॉट ओनली तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इवन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो विचार विमर्श हुआ था। याद रखिएगा, अगर यहां पर तृतीय गोलमेज सम्मेलन के स्थान पर यह लिखा होता कि गोलमेज सम्मेलनों की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, तो यह कथन सही होता, क्योंकि ये जो अधिनियम था 1935 का, ये केवल तीसरे गोलमेज सम्मेलन के विचार की परिणति नहीं थी, बल्कि तीनों गोलमेज सम्मेलन की विचार की परिणति थी। बात समझ में आई? कितना सामान्य सा लगने वाला प्रश्न और कितना डेप्थ, भाषा को समझ करके भी आप प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा केवल पहला सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी 1935 के अधिनियम से काफी प्रश्न हैं आगे। तो 1935 के अधिनियम से पहली बार भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। बहुत ध्यान से समझना, कई नए नए प्रावधान शामिल किए गए जिनकी व्याख्या हम आगे करेंगे प्रश्नों के आधार पर। इस 1935 के अधिनियम से भारत में पहली बार संघात्मक सरकार स्थापित की गई, जिसमें कि ये सारी चीजें थी। और साथ ही साथ इसी अधिनियम के द्वारा केंद्र में, बहुत ध्यान से समझना, 1935 के अधिनियम के द्वारा ही केंद्र में क्या किया गया? द्वैध शासन शुरू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन आरंभ किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। बहुत ध्यान से समझना, प्रांतों में द्वैध शासन जो कि पहले से लागू था, कब लागू हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हुई थी 1919 के अधिनियम से। 1919 के अधिनियम को हम क्या कहते हैं?
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों में द्वैध व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी और इस 1935 के अधिनियम से प्रांतों की इस द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। अब ये द्वैध शासन व्यवस्था क्या है इसको समझो। देखो, द्वैध शासन व्यवस्था में ना जो विषय थे, विषय मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट जिनमें कानून बनाए जाते हैं। जैसे हमारे देश में अभी संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है ना, तो वैसे ही यहाँ पर ये जो विषय थे, जो सब्जेक्ट थे जिस पर कानून बनाने का अधिकार था, वो 2 भागों में बांट दिया गया। किस तरह से बांट दिया गया? एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। बहुत ध्यान से समझना, हस्तांतरित। ठीक है, यानी कि ऐसे विषय जो आरक्षित होंगे उन पर किसका अधिकार था? ब्रिटेन का अधिकार। ठीक है, ब्रिटेन का अधिकार था। और हस्तांतरित जो थे, ये हस्तांतरित किए जा सकते थे राज्यों प्रांतों से केंद्र को या केंद्र से प्रांतों को कानून बनाने के लिए। कुल मिलाकर के यहाँ द्वैध शासन में द्वैध शब्द का मतलब है दोहरा शासन। ये दोहरे शासन किसका था? ब्रिटिश और भारतीय प्रांत, यानी कि जो भारत के जो मंत्री थे, भारत के जो नेता थे जो कि चुनाव के बाद संसद में पहुंचे थे या प्रांत में पहुंचे थे, वो और ब्रिटिश सरकार मिल करके शासन करेंगे, इसलिए इसको दोहरा शासन या द्वैध शासन का नाम दिया गया था। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये जो द्वैध शासन है क्या पहली बार 1919 में ही इंट्रोड्यूस हुआ? बिल्कुल नहीं। द्वैध शासन के बारे में हमने पहली बार 1765 में भी सुन चुके हैं। द्वैध शासन को याद कीजिए, जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ तो बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। जी हाँ, याद आ गया होगा। तो पहली बार भारत में 1765 में, लेकिन उस समय कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1858 से पहले 1857 तक हम इसको क्या कहते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने जब इसको अपने कंट्रोल में ले लिया तो हम क्राउन के अधीन हो गए, है ना। तो 1765 में जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो जो क्लाइव था, बंगाल का गवर्नर क्लाइव था, क्लाइव ने इस बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में पहली बार द्वैध शासन लागू किया 1765 में। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। और ये जो द्वैध शासन था बंगाल को बर्बाद कर दिया इसने। ये जब हम क्षेत्रीय पीछे पढ़ चुके हैं वहां पढ़ाया होगा मैंने आपको। तो इस द्वैध शासन का विचार क्लाइव के दिमाग में आया कहां से? क्या क्लाइव ने दिया था? बिल्कुल नहीं। ये द्वैध शासन, ध्यान देना, 1765 में लागू तो किया गया था पहली बार बंगाल में क्लाइव के द्वारा, लेकिन ये विचार दिया था किसने? बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ये विचार दिया था लियोनेल कार्टिस ने। द्वैध शासन का विचार लियोनेल, नोट कर लीजिए इसको, द्वैध शासन का विचार लियोनेल कर्टिस ने दिया था। और यह विचार इसने अपनी पुस्तक डायरकी में दिया था। की पुस्तक का नाम है डायरकी। ठीक है, तो अपनी डायरकी नामक पुस्तक में पहली बार लियोनेल कर्टिस ने द्वैध शासन का विचार दिया। इसलिए कभी ये प्रश्न आए कि द्वैध शासन का जनक कौन है, कितने सारे प्रश्न यहां से बने। तो द्वैध शासन का जनक कौन है? लियोनेल कर्टिस। भारत में पहली बार द्वैध शासन कब और कहां और किसने लागू किया? क्लाइव ने लागू किया 1765 में, बंगाल में लागू किया। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कब लागू हुई? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। ठीक है, प्रांतों में। और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था कब लागू हुई? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। कितने सारे प्रश्न तैयार हुए। थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर हमने इसकी व्याख्या को सुना और समझा तो कई संभावित प्रश्नों के उत्तर हमारे तैयार हो गए। यही है सही तरीका क्वेश्चन प्रैक्टिस का। आप लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बस जल्दी से आंसर देख लिया और आगे बढ़ गए, ये तरीका सही नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से हम पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं अगर उसको हम अच्छे से चाहें तो करें तो। इस बात का हमारे इस पूरे सीरीज में ध्यान रखा गया है ना। तो बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली और इस प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में चुनाव हुए और इन चुनावों में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था
उसका कार्यकाल कितना था। पूछा गया है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा के उपरांत 1937 में जो चुनाव हुए थे, इन चुनावों में जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था, उनका कार्यकाल कितने महीने चला। ठीक है, तो पहले हम इसमें से सही उत्तर बता देते हैं, फिर बताएंगे क्या था ये पूरा मामला। ए 20 माह, बी 22 माह, सी 24 माह और डी 28 माह। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 28 महीने। तो क्यों फिर 28 महीने चला, पूरा कार्यकाल क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया या कोई और राजनीतिक अवरोध आए? इस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो प्रश्न है इसका सीधा सा उत्तर है, लेकिन इसकी व्याख्या काफी महत्वपूर्ण है। तो व्याख्या में जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि 1937 के इन चुनावों में 1937 के इन चुनावों में कांग्रेस ने क्या किया था, चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? कांग्रेस ने 5 सीटों पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। ठीक है, कांग्रेस ने 5 सीटों पर पूर्ण बहुमत इसमें प्राप्त किया था, लेकिन सरकार 6 जगह बताई थी, मतलब 5 प्रांतों में इन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, लेकिन सरकार 6 प्रांतों में इन्होंने बनाई, गठबंधन की सरकार बनी एक स्थान पर। तो इसमें इन्होंने जो चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में इन्होंने जो जीत प्राप्त की थी, काफी प्रोत्साहित थे ये इससे। और इस चुनाव में जो है एक्चुअली कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस थी, उसने एक प्रकार से कांग्रेस के भारत में जो एक माहौल था उसको भी दिखाया, काफी प्रोत्साहन मिला। लेकिन कुछ वर्षों के बाद ही क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तो हुई थी हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण से। हिटलर ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया, उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। लेकिन यहां पर ब्रिटेन ने पोलैंड का साथ देते हुए इस युद्ध में शामिल होने की बात कही और भारत के राजनीतिक एक तरह से जो नेता थे, उनसे पूछे बिना ही ये घोषणा कर दी कि भारत भी इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे रहा है। क्योंकि ब्रिटेन का एक प्रकार से मनोबल बढ़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया था, स्वयं महात्मा गांधी ने बढ़ चढ़ करके ब्रिटेन का साथ देने के लिए भारत के युवाओं से को प्रोत्साहित किया था। बाद में गांधी जी को बड़ा पछतावा हुआ इस बात के लिए। तो ये जो दूसरा विश्व युद्ध था, इसमें भारत बिल्कुल भी अंग्रेजों का साथ देना नहीं चाहता था, क्योंकि अब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन मैच्योर हो चुका था, हमारे सामने ब्रिटेन की असलियत आ चुकी थी। हम ये जान चुके थे कि ब्रिटेन एक मतलबी देश है, वो भारत का इस्तेमाल करके युद्ध को जीत लेगा और फिर अपनी मनमानी करेगा। तो भारत ने बिल्कुल लास्ट तक, आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने से लेकर आगे तक, जब क्रिप्स मिशन भारत आया है, इसके अलावा और तमाम घटनाएं हुई हैं, भारत ने किसी भी कीमत पर इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ देना मंजूर नहीं कहा। और फाइनली फिर 1942 में कहा कि अंग्रेजों, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, अब हमें न तुम्हारा साथ देना है न तुमसे साथ लेना है, अब तुम यहां से जाओ, हमें हमारी हाल पर छोड़ दो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, आगे आएगा तो बताएंगे। तो जब भारत को जबरन और बिना पूछे इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी ब्रिटेन ने, तो भारत के जो राजनेता थे इससे नाराज हुए, खासतौर से जो मंत्रिमंडल में चुने हुए कांग्रेस के जो मंत्री थे। तो उन्होंने इसके विरोध में क्या किया, उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया। ध्यान रखिएगा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया विरोध करते हुए। ठीक है, प्रांतीय सरकारों ने अलग अलग समय पर 29 जो एक तरह से जब इन्होंने घोषणा कर दी और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने यहां से त्याग पत्र दे दिया। अब एक घटना यहां बहुत महत्वपूर्ण हुई कि ये जो त्याग पत्र दिया, उसके बाद मुस्लिम लीग ने इसको कैसे देखा, तो मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें कांग्रेस से मुक्ति मिली और इसमें जिन्ना ने पूरी तरह से मुक्ति दिवस का समर्थन किया और अंबेडकर ने जिन्ना का समर्थन किया। एक प्रकार से अंबेडकर और जिन्ना दोनों ही इस बात से खुश थे कि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, हमें कांग्रेस से मुक्ति मिली। ये चीज यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है और 28 महीने ही यह सरकार चल पाई। तो कभी इस प्रकार से प्रश्न अगर आए कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो इस्तीफा था वो किस लिए दिया गया था, तो वो दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों को बिना उनसे पूछे शामिल करने के तथ्य पर दिया गया था। ठीक है,
और एक्चुअली भारत के राजनेता ये चाहते थे कि हम इस दूसरे विश्व युद्ध में साथ तभी देंगे जब कांग्रेस जब जब ब्रिटिश इस सरकार पर लिखित आश्वासन दे कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन होगा और वर्तमान में केंद्र में एक उत्तरदायी सरकार होगी। लेकिन इन बातों को स्वीकार नहीं किया ब्रिटिश सरकार ने, और इसीलिए फिर ये इस्तीफा दे दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या थी और बहुत इसका आपको फायदा मिलेगा आने वाले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के, हमने अभी पीछे आपको ये नहीं बताया किन किन प्रदेशों में सरकारें बनाई कांग्रेस ने, इसलिए नहीं बताया क्योंकि आगे के प्रश्न वहीं से हैं, तो ये व्याख्या आगे होगी। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? चुनाव तो 1937 में हुए थे, ध्यान देना, चुनाव 1937 में हुए थे, अधिनियम जो जो प्रावधान था वो 1935 के अधिनियम का था। तो पूछा जा रहा है कि जो सरकारें बनाई थी कांग्रेस ने इस चुनाव के बाद, तो इनमें से कौन सा एक प्रांत है जहां पर कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? ठीक है, महत्वपूर्ण और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है ये। ए बिहार, बी मद्रास, सी उड़ीसा और डी पंजाब। पता होगा आपको इसका आंसर क्योंकि काफी ज्यादा पूछा जाता है, बार बार हमारे सामने आता है। जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन डी। पंजाब में कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई क्योंकि यहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। तो फिर कांग्रेस में किसने सरकार बनाई ये भी जान लीजिए। कांग्रेस में मुस्लिम लीग ने और यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलजुल करके सरकार बनाई, ये भी एक प्रश्न है। ठीक है, तो इसका हम पहले से ही जान लेते हैं। मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग प्लस यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलकर के यहां पर सरकार बनाई थी पंजाब में। और पंजाब के सरकार का जो मुख्यमंत्री था उसका नाम था सिकंदर हयात। क्या नाम था? सिकंदर हयात। ठीक है, ये किस पार्टी से था? ये मुस्लिम लीग का था। सिकंदर हयात यहाँ का क्या बन गया? मुख्यमंत्री बन गया। तो कांग्रेस ने यहां अपनी सरकार नहीं बनाई थी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। और बंगाल में भी जो है कांग्रेस की सरकार नहीं थी। बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने मिलकर के सरकार बनाई थी जिसके मुख्यमंत्री थे फजलुल हक। ये प्रश्न आगे आएगा। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर है पंजाब में सरकार नहीं बनाई थी, बाकी बिहार, मद्रास और उड़ीसा में सरकार बनाई थी। इनके अलावा और कहां कहां सरकार बनाई थी इसके बारे में बात करेंगे। चलो हम यही बता देते हैं क्योंकि अगले प्रश्न यहां से हैं। देखो, कुल 11 प्रांत थे इस समय जब ये चुनाव हुआ था ना। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। कितने प्रांतों में चुनाव हुआ था? 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। प्रांत बड़े बड़े थे ना, सोचो उस समय पाकिस्तान भी शामिल था। और प्रांत कितने थे? 11। आज देखो प्रांतों की संख्या कितनी ज्यादा हो गई। कमेंट करके बताना मुझे कि इस समय भारत में प्रांतों की संख्या कितनी है। नया प्रावधान जम्मू कश्मीर का लागू होने के बाद कितने प्रांत है भारत में और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर देना कमेंट करके। ठीक है, तो ब्रिटिश कालीन भारत में जब ये 1937 में चुनाव हुए थे तो प्रांतों की संख्या, तो चुनाव कितने में हुए थे? 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। और कहां कहां हुए थे? मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को कहते थे, मध्य प्रांत मध्य प्रदेश को कहते थे। ठीक है, इसके अलावा बंबई, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो कि पाकिस्तान वाले एरिया में था। इसके अलावा बंगाल, पंजाब और सिंध, यहां पर चुनाव हुए। ठीक है, इन 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, इसलिए मैंने कहा बहुत बड़ी जीत थी। आप देख रहे हैं 11 में से 5 प्रांतों पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। और ये 5 प्रांत कौन से थे यहां पर हम लिख देते हैं क्योंकि अगले प्रश्न यहां से निकलने वाले हैं। कहां कहां पर पूर्ण बहुमत मिला कांग्रेस को? मद्रास में मिला। और जाहिर सी बात है जहां पूर्ण बहुमत मिला वहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही थे, वहां सरकार कांग्रेस नहीं बनाई, तो मद्रास में मिला। और कहां मिला? संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश। ठीक है, संयुक्त प्रांत में इनको बहुमत मिला। और कहां मिला? मध्य प्रांत, वर्तमान मध्य प्रदेश। मध्य प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। इसके अलावा बिहार में, एकदम रट लेना इसको, बिहार में मिला। और कहां मिला? उड़ीसा में मिला। ठीक है, उड़ीसा। 5 प्रांत हो गए। ये 5 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, किसी के समर्थन या गठबंधन की जरूरत इनको नहीं मिली थी। ठीक है, ये यहां पर बताया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कि कहां पर सरकार नहीं बनाई कांग्रेस ने, पंजाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा
बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? आप कुछ सोचना थोड़ी ना है, पता है अपने को। सी हो गया ऑप्शन 5। 5 प्रांतों में बहुमत मिला था। नाम पीछे हमने आपको बता दिए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कहां कहां 5 प्रांतों में जहां मिला था पूर्ण समर्थन? मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, अगला प्रश्न। ये प्रश्न ना रिपीट हो गया, आई थिंक गलती से रिपीट हो गया। वर्ष 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? तो इसकी व्याख्या पीछे हो चुकी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 28 महीने चला। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को सम्मिलित करने के अवरोध पर ये समय से पहले ही कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया, जिसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हर उसमें इसलिए दे दी जाती है कि जो मिल हो रहे को जान लें। हॉस्टल साइंस और हिस्ट्री के फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं और इनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन का मतलब ही होता है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। और टीजीटी, पीजीटी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, यूपी एंड अदर स्टेट सबको ध्यान में रख करके ये बैच चलाया जा रहा है। तो जो बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, वे कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर के बात कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साकेत सिविल सर्विसेज के नाम से ऐप है, उस पर डाउनलोड करके और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें वीडियो, ऑडियो लेक्चर के साथ ई नोट्स, क्लास, पीडीएफ, टेस्ट और क्विज का पूरा सिस्टम होगा। पूरा मैटर आपको मिलेगा जो 2 साल के लिए आपके पास ही रहेगी इसकी रिकॉर्डिंग, जिसको आप जब चाहें तब रिवीजन कर सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव या प्रांतीय चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। पिछला भी प्रश्न था, लेकिन पिछले प्रश्न में आंसर था पंजाब, यहाँ पंजाब नहीं है। और मैंने, अगर आपने सुना होगा तो उसी में व्याख्या कर दी थी। आई थिंक आपको आंसर पता होगा। तो आपको बताना है इनमें से वो प्रांत जहां कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। इसको जरूर अंडरलाइन कर लें। कहीं कहीं होता है बनाई थी, कहीं होता है नहीं बनाई थी। तो बंगाल, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, हमने देखा बिहार, मद्रास, उड़ीसा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत था, इसलिए यहाँ पर सरकार थी। लेकिन बंगाल में उन्होंने सरकार नहीं बनाई। तो फिर बंगाल में किसने सरकार बनाई, एक बार बता देते हैं। बंगाल में सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी ने मिलकर के यहाँ पर अपनी सरकार बनाई। और इसका जो मुख्यमंत्री था वो कौन था? मुस्लिम लीग के थे, जिनका नाम था फजलुल हक। बंगाल के मुख्यमंत्री किसको बना? बंगाल बहुत महत्वपूर्ण प्रांत था ना, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन था? फजलुल हक। ठीक है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री थे। अब देखो, मैंने बताया इतिहास में ना, जहां जहां आपको जरूरत पड़े फैक्ट को रिवाइज कर लो, तुरंत यहाँ पर याद कर लो। पंजाब में भी सरकार बनी थी मुस्लिम लीग की, किसके सपोर्ट से? यूनियनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से, है ना, वहां भी बनी थी और वहां के मुख्यमंत्री थे सिकंदर हयात। तो बंगाल और पंजाब में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी। बाकी इन तीनों जगह पर कांग्रेस की सरकार थी। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारा। वर्ष 1946 के, आप ध्यान देना ये 46 है, वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनावों के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? 1946 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ए बंगाल, बी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सी पंजाब और डी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल में। ठीक है, बंगाल में मुस्लिम लीग का एक वर्चस्व था, काफी हद तक यहाँ पर इनको सीटें मिल जाती थी, बहुमत इनको मिल जाया करता था। ठीक है, तो ये इसका सीधा साधा आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? इसकी व्याख्या पीछे हमने बताई है, याद हो तो बताओ फटाफट। मुक्ति दिवस वर्ष 1939 में, वर्ष 1942 में, वर्ष 1946 में और 1947 में। देखो इसमें तो वर्ष दिया गया है, कई प्रश्न ऐसे भी पूछा गया तारीख के साथ दिया गया है, क्योंकि मंथ तो आपको याद है ना, दिसंबर, तो उसमें कहीं 22 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, सब में इस तरह से। और वर्ष आप जानते हैं 1939, ये प्रश्न थोड़ा आसान हो गया आपके लिए। 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था। लेकिन अगर ये डेट यहाँ पर लिखा होता तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते। तो यहाँ पर डेट भी आप नोट कर लीजिए, 22 दिसंबर, बहुत महत्वपूर्ण है ये डेट। 22 दिसंबर 1939 का वो दिन था जब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। किस उपलक्ष्य में? कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था
अपनी सरकार से, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। मुद्दा मैंने आपको बताया ही था। और इसमें जिन्ना ने ये मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की और जिसमें अंबेडकर जिन्ना के समर्थन में थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, हरिपुरा बहुत महत्वपूर्ण है। हरिपुरा त्रिपुरी, आगे के प्रश्न यहीं से हैं। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये वो समय आ गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जहां सुभाष चंद्र बोस और गांधी के वैचारिक मतभेद खुलकर के सामने आ चुके थे 1938 में। और ठीक इसके बाद होने वाले अधिवेशन 1939, दोनों में ही सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो इसको लेकर के कांग्रेस में मतभेद हुए और गांधी के मतभेद अगले जो अधिवेशन हुआ 1939 उसमें खुल करके सामने आ गए। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अपनी एक अलग पार्टी उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से बनाई है। तो देखो, इतिहास ना घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। अगर आप घटनाओं को क्रमबद्ध पढ़ना चाहते तो घटनाओं को आपस में जोड़ना पड़ेगा। लिंक, हर एक घटना का दूसरी घटना से कोई ना कोई लिंक होता है। अगर आप इतिहास को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, ये लिंक, ये जो कनेक्टिविटी है, इस पर आपका फोकस होना चाहिए, रटने पर नहीं होना चाहिए। ये कनेक्टिविटी यानी कि हर एक घटना या तो किसी घटना का कारण है या उसका परिणाम है। बस उसका कारण और परिणाम अगर आपको पता है तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्याख्या हम डिटेल्स में कर देंगे कि हरिपुरा कहां पर स्थित है, जहां 1938 में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। तो ए इसका राइट आंसर है, गुजरात में हरिपुरा स्थित है। ठीक है, तो गुजरात में स्थित हरिपुरा में ये आंदोलन, ये अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं। देखो, ये जो हरिपुरा है ये गुजरात में, गुजरात के सूरत जिले में, ठीक है, गुजरात के सूरत जिले में है। और सूरत जिले में ताप्ती नदी के किनारे है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे है। और बारदोली, क्योंकि बारदोली में एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सत्याग्रह हुआ, तो बारदोली से बहुत पास है ये। बारदोली से मात्र 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बारदोली से मात्र 13 किलोमीटर दूर है ये। और यहीं पर ये गुजरात में हरिपुरा, जहां पर ये अधिवेशन हुआ। ठीक है, ये जो अधिवेशन था ये कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। 51, 51वां अधिवेशन था ये कांग्रेस का। ठीक है, और बाकी आप इसके अध्यक्ष जान ही चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस थे इसके अध्यक्ष। तो यहाँ पर तो कोई खास विरोध नहीं हुआ क्योंकि सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर अध्यक्ष बने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद का जो था 1939 का, जब पुनः दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुन लिया गया, तब यहाँ पर थोड़ा सा तनाव हुआ, जिसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन, त्रिपुरी, एक बार प्रश्न आया था, त्रिपुरी कहाँ स्थित है, बता देंगे अभी हम आपको। त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अच्छा, ये सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, नेता किसने कहा था जानते हैं आप? सुभाष चंद्र बोस को नेता कहा था हिटलर ने, है ना, हिटलर ने कहा था, जर्मन तानाशाह हिटलर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए। कांग्रेस, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन, ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1937 में, ऑप्शन सी 1938 में और ऑप्शन डी 1939 में। तो ये 1939 का था क्योंकि 1938 का अधिवेशन जो है वो कहां पर हुआ था, पीछे हमने देखा, ये हरिपुरा में हुआ था। और ये कहां पर हुआ, त्रिपुरी में। ठीक है ना, त्रिपुरी। देखो हरिपुरा कहां पर, गुजरात में सूरत जिले में था, सूरत गुजरात में था हरिपुरा। जैसे आया ना प्रश्न तो ये भी तो आ सकता है ना। तो त्रिपुरी कहां, जबलपुर मध्य प्रदेश, इसको एकदम याद रखना, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है ये, जहां पर ये त्रिपुरी नामक स्थान पर ये 1939 में सम्मेलन हुआ। अब इसके बारे में जानो, असली जो बवाल हुआ है वो यही हुआ है। क्या हुआ है समझो कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए गांधी जी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और गांधी जी का उम्मीदवार का नाम था पट्टाभी सीतारामैया। बहुत ध्यान से समझना,
पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो पट्टाभी सीतारमैया को गांधी का कैंडिडेट था, ये गांधी का, ये चाहते थे कि ये बने अध्यक्ष। ध्यान देना, ये 52 यानी कि 52वां अधिवेशन था कांग्रेस का, वार्षिक अधिवेशन होते थे ना कांग्रेस के, तो 52वां था ये। तो पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के कैंडिडेट थे, और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस को भी यहाँ पर इस अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत मतलब उम्मीदवार बनाया गया, और सुभाष चंद्र बोस वास्तव में यहाँ मनोनीत कर लिए गए। तो सुभाष चंद्र बोस को जब मनोनीत कर लिए गए तो गांधी जी बड़े निराश हुए, है ना, गांधी जी बहुत निराश हुए। और गांधी जी ने क्या कहा, ये प्रश्न भी पूछा। गांधी जी कहते हैं कि ये सीतारमैया की हार नहीं है, बल्कि ये मेरी हार है। पूछा गया है कि यह बात किस संदर्भ में और कब कही थी गांधी जी ने, तो यहीं पर कही थी। गांधी जी कहते हैं कि सीतारमैया की हार नहीं है, बल्कि ये मेरी यानी कि गांधी की हार है। तो मनमुटाव तो यहाँ हो ही गया था। दूसरी चीज, जब इनको मनोनीत कर लिया गया, सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार जब मनोनीत कर लिया गया, तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर यहाँ कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। कांग्रेस की कार्यकारिणी गठन के प्रश्न पर क्या हुआ, कांग्रेस की कार्यकारिणी गठन के समय में मतभेद खुल करके सामने आ गए, और यहीं पर नाराज होकर के सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से। और कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद फिर कौन बना इसका अध्यक्ष, ये भी एक प्रश्न है, आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो सब कुछ अभी पता कर लोगे आप। तो जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद फिर इस 52वें अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना, ये हमारे आने वाले प्रश्न में आंसर इसका मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? इनमें से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? ठीक है, तो एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहने में दो तथ्य सामने आते हैं, एक महात्मा गांधी और एक रविन्द्रनाथ टैगोर। कई जगह महात्मा गांधी लिखा हुआ पाते हैं हम, कई जगह रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, इसलिए होगा ना क्योंकि जब ये 1938 का जब कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था, तो ऑफिशियली यहाँ पर ऑफिशियली जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस को चुन लिया गया था, तो यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को अपना क्या दिया था, बधाई संदेश दिया था। इन्होंने क्या दिया था, बधाई संदेश दिया था। और इसी बधाई संदेश में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर के संबोधित किया, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर कभी रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन में नहीं है, महात्मा गांधी है, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया? आसान हो गया क्योंकि पीछे व्याख्या सुन चुके हैं। जी हाँ, आंसर हमको पता है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? और इसी विरोध के बाद इन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। तो वो कौन सा तथ्य था जिसकी वजह से झगड़ा हुआ? आप समझ चुके होंगे, पीछे बताया हमने। ए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, बी, देशी राज्यों के प्रति नीति, सी, केंद्र सरकार के प्रति रुख, और डी, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर यहां गांधी जी के साथ इनके मतभेद हो गए, और इसी बात को लेकर के इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आया प्रश्न वही जिसको हम पीछे वेट करने के लिए कहा था, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? बहुत बार पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया तो फिर कौन अध्यक्ष बना? ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी, पट्टाभी सीतारमैया, सी, राजेंद्र प्रसाद, और डी, सरदार पटेल। सही आंसर होगा सी, राजेंद्र प्रसाद इसके फिर अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए, और फिर राजेंद्र प्रसाद जो हैं
गांधीवादी नेता थे। आप जानते ही हैं, पिछले आंदोलन आप पढ़ चुके होंगे, तो गांधीवादी नेता थे। और राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। आगे पढ़ेंगे हम, तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो कांग्रेस को छोड़ दिया था, अब कांग्रेस से इनका मोह भंग हो गया था, तो इन्होंने अपना खुद का एक राजनीतिक संगठन बनाया। उसका नाम पूछा गया है, ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी आजाद हिंद फौज, सी रेवोल्यूशनरी फ्रंट एंड डी फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक इसका आंसर होगा। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1939 में। क्वेश्चन में ही डेट दी गई है 1939 में, और डिटेल्स में डेट पूछा जाए तो 3 मई 1939 को ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने किस स्थान पर की? इन्होंने की थी पाकुड़ नामक स्थान पर, जो कि झारखंड में है। पाकुड़ नामक स्थान पर स्थापना की थी, जो कि कहाँ है? वर्तमान में झारखंड में है। उस समय तो झारखंड नहीं था, है ना, तो इस समय झारखंड में है ये पाकुड़ नामक स्थान। और इस फॉरवर्ड ब्लॉक का जो पहला अधिवेशन हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था 1940 में, और नागपुर में 1940 में नागपुर में इसका फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रथम अधिवेशन हुआ। और अपने प्रथम अधिवेशन में ही इस फॉरवर्ड ब्लॉक ने कहा कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता से कम हमको कुछ भी नहीं चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य अपने पहले अधिवेशन में ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने रख दिया था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस। और ये जो आजाद हिंद फौज है ना, इसमें इसकी स्थापना भी इन्हीं से जुड़ी हुई है, लेकिन ये एक अलग मैटर है। जब आगे क्वेश्चन आएंगे, हम भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद का आंदोलन पढ़ेंगे, तब इसका नाम आएगा आजाद हिंद फौज का। यहाँ पर किस दल की स्थापना की थी? ये तो आर्मी है, देखो कंफ्यूज मत होना, ये आर्मी है, फौज है, इसके साथ फौज शब्द लगा हुआ है ना, आर्मी, लेकिन दल नहीं है। दल कौन सा है? ये सब बाकी के दल हैं, ये दल नहीं है। इतना जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना कि बस 2 पढ़े और आजाद हिंद फौज रट लिया और क्वेश्चन लगा दिया है। बहुत बढ़िया से पेशेंस से इसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, आज की यूनिट में आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास 16 थे, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं से, इसलिए हमने उसको इस यूनिट में नहीं लिया। और अगला प्रश्न हमने अब अगली यूनिट के लिए छोड़ दिया है। तो यूनिट जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 76 होगा, वहां से हम द्वितीय विश्व युद्ध से प्रश्न लेंगे, इसलिए इसको एक टर्निंग पॉइंट था तो छोड़ दिया गया है। ये हिस्ट्री के क्रैश कोर्स से रिलेटेड जानकारी है जो आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है ऑनलाइन। इसमें 65 डेज में संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन आपको कराया जा रहा है, मात्र 499 में है ये। और ये संपूर्ण इतिहास का संक्षिप्त में बेहद महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, जो लेक्चर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये मैटर आपके लिए तैयार किया गया है। तो इसके लिए भी आप साकेत सिविल सर्विसेज ऐप पर जाकर के और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। होप सो कि आप लोग इसका एंजॉय कर रहे होंगे, इसका फ़ायदा आपको मिल रहा होगा। कमेंट करके बताया करिए। और देखिए, जैसे ही हमारी क्लास हुई, लाइट भी चली गई, ठीक है। इतना बढ़िया हमारे लाइट का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना।